हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। क्या मध्य प्रदेश में महाराज के भरोसे है मामा सरकार? यह सवाल इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश का सियासी पारा गर्म हो चुका है और 3 नवंबर को होने वाले उपचुनावों में वो मुद्दे उछल रहे हैं जिन्हें छूने तक से परहेज किया जाता था। खासतौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर शिवराज सरकार की जिम्मेदारी है और कांग्रेस ने सिंधिया के आसपास ही जाल बिछाया है। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। फिर से आ गया। ये उपचुनाव तय करेगा कि मध्य प्रदेश कौन से पटरी पर चलेगा। तो ऐसे नेताओं को धूल चटाने का काम भी मेरी जनता करती है। अब चुनाव आ गया तो आएंगे, कहेंगे मेरा क्या कसूर, मैंने क्या किया। मध्य प्रदेश का सियासी पारा गर्म होता जा रहा है। 3 नवंबर को मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। चुनावी मंच सज चुका है और इस मंच पर इस बार 3 बड़े नेता ही ज्यादा दिख रहे हैं, जिनके इर्द गिर्द पूरा उपचुनाव लड़ा जा रहा है। ये तीनों नेता हैं वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन तीनों के भाषण, प्रचार का ड्रामा और एक्शन सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। शिवराज सिंह जी तो नारियल अपनी जेब में लेके घूमते हैं, जहाँ मौका मिल जाता है नारियल फोड़ लेंगे। कांग्रेस पार्टी ने लगातार बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन कब्जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उपचुनाव में उन्हें घेरने के लिए बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया है, जो इस उपचुनाव में सिंधिया पर भारी भी पड़ सकता है। आइए समझते हैं पूरी कहानी क्या है। सब जानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को गद्दी से हटाकर शिवराज सिंह को वर्तमान मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय बीजेपी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही है। सिंधिया ने 6 महीने पहले अपने 25 समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस से पाला बदला और बीजेपी में आ गए। कमलनाथ की सरकार गिरी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से शिवराज की सरकार बन गई। जाहिर है इस सियासी पलटी को न कमलनाथ भूले न ही कांग्रेस, और इसीलिए कांग्रेस के निशाने पर आजकल सिंधिया ही हैं। कहीं उनको गद्दार कहा जा रहा है तो कहीं सत्ता का लालची। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैं जन्मदार जाट महाराज हूं, मेरे 4 पीढ़ियां 300 साल की हमारी विरासत है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आपकी विरासत की संपत्ति के आप अधिकारी हो, उस पर आपको गर्व महसूस होता है। तो आपको आपकी विरासत ने झांसी की रानी को मरवा दिया था, उस पर आप माफी क्यों नहीं मांगते? कांग्रेस में 20 साल गुजारने के बाद बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समझ रहे हैं कि ये उनके राजनीतिक जीवन की बड़ी चुनौती है। इसीलिए वो अपने साथ बीजेपी में आए समर्थकों के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। तो लोग माधव महाराज के अन्नदाता के साथ उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो। यहाँ भी पता चला फसल बीमा योजना का 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम ही खा गए कमलनाथ, जमा नहीं किया था। और इसके जवाब में कांग्रेस भी उन पर इस बार कुछ अलग अंदाज में ही निशाना लगा रही है। शिवराज सिंह जी तो नारियल अपनी जेब में लेके घूमते हैं, जहाँ मौका मिल जाता है नारियल फोड़ लेंगे। ग्वालियर रियासत के एक जमाने के महाराज को यहाँ ज्योतिरादित्य नहीं बल्कि महाराज के नाम से ही पुकारा जाता है। लेकिन कांग्रेस ने अब महाराज की पूर्व रियासत और उसकी संपत्ति को ही बड़ा मुद्दा बनाकर हमला बोल दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि सिंधिया ने सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर सार्वजनिक संपत्तियों को ट्रस्ट के नाम पर शामिल करवा लिया। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में बैठकर भूमाफिया बन गए। ग्वालियर के बेशकीमती इलाके जयेंद्रगंज स्थित माहौरकर के बाड़े की
8 बीघा 2 बिस्वा जमीन, इस भूमि पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके परिवार ने कब्जा किया है। हमारी प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मांग है कि वे उनके विरुद्ध और उन दोषी अधिकारी, तहसीलदार, कलेक्टरों के विरुद्ध विधिवत आपराधिक प्रकरण दर्ज करें। कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सिंधिया परिवार ने ग्वालियर के जयेंद्रगंज स्थित माहौरकर के बाड़ा की 8 बीघे से ज्यादा जमीन पर अवैध कब्जा किया है। इस बेशकीमती जमीन की कीमत 360 करोड़ रुपए बताई गई है। ज्योतिरादित्य इसे पुश्तैनी संपत्ति बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये बाड़ा ग्वालियर के पूर्व राजघराने की व्यक्तिगत संपत्ति की सूची में शामिल था ही नहीं। इसके बावजूद फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिंधिया परिवार ने उस जमीन पर अवैध कब्जा किया। इतना ही नहीं, इसके ज्यादातर हिस्से को बेच दिया गया और जो हिस्सा बचा उस पर अवैध निर्माण कर किराया वसूली की जा रही है। आरोप ये भी है कि जिस सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट के माध्यम से जमीन बेचकर करोड़ों रुपए की अवैध वसूली की गई, वो ट्रस्ट तक रजिस्टर्ड नहीं है। आजादी के बाद 1 अगस्त 1948 को भारत सरकार ने रजवाड़ों से उनकी निजी संपत्ति की सूची मांगी थी, जिसे 29 जुलाई 1949 में भारत सरकार ने स्वीकार कर राजपत्र में प्रकाशित किया और बाकी के पूरे राज्य का भारत सरकार ने विलय कर लिया। अब कांग्रेस मांग कर रही है कि सिंधिया राजघराने ने उस दरमियान सरकार को निजी संपत्ति की जो सूची दी थी उसे सार्वजनिक किया जाए और इन सालों में सिंधिया परिवार ने जितनी संपत्ति खरीदी है उसका ब्यौरा भी जनता के सामने आना चाहिए। संपत्ति सिंधिया जी की थी, लेकिन मुकदमेबाजी हो रही थी। किससे हो रही थी? सरकार से हो रही थी। सरकार ने अगर अपना पक्ष कमजोर करके ऐसी जो सोसाइटी को प्रॉपर्टी दिला दी या जो रुके हुए फैसले थे हक में करा दिए, तो एक तरीके से उसको फायदा हुआ। अब वो कितने कानूनी दृष्टिकोण से कितने उचित थे, वो बात एक ऐसी है जिसकी हम और आपको पता नहीं है, लेकिन बात जरूर है कि वो असल में वो तमाम मामले फंसे हुए क्यों थे, ये तो प्रश्न उठता है। और वो सिंधिया के हक में गए और वो कांग्रेस सरकार में, तो एक संदेह तो जाता है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने परिवार की संपत्ति को 300 साल पुरानी संपत्ति कहकर इस विवाद को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस से उल्टा ये सवाल भी पूछा है कि जब प्रदेश में 50 साल तक कांग्रेस की सरकार थी तब उसने ये सवाल क्यों नहीं उठाए। ये जो संपत्ति है वो हमारी 300 साल पुरानी है। मैं तो प्रश्न उन लोगों से कर रहा हूँ जो आजकल बन गए हैं महाराजा, पहले वो जवाब दें। अब मेरी पैदाइश अगर एक घर में हुई है तो अगर वो मेरी गलती है तो मैं स्वीकार करता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिंधिया को संपत्ति के नाम पर पहली बार घेरा जा रहा है। इससे पहले बीजेपी के पूर्व सांसद प्रभात झा सिंधिया परिवार की शिवपुरी में बिखरी पड़ी जमीनों और उनके कब्जों पर निशाना साधकर सिंधिया को भू माफिया तक कह चुके हैं, मगर अब वो चुप हैं क्योंकि अब सिंधिया बीजेपी में जो हैं। तो जब आदमी विरोध में रहता है तो बहुत सारी चीजें ढूंढता है, करता है, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा जो पार्टी में आ जाए उसको पार्टी में रहकर विरोध करे। मैं बहुत खुलकर बात करता हूं। अब वो हमारे वैचारिक रूप से सहोदर हो गए और इसलिए मैंने उसी दिन विराम लगा दिया था। और जब पहला सवाल लोगों ने किया था मैंने कहा बात खत्म, आप उंगली डाल डाल के बोलोगे तब भी मैं पूछूंगा। आपको याद होगा कि जब प्रभात झा ने लोकसभा चुनाव के दौरान भू माफिया कहकर यही मुद्दा उठाया था तो इसका बड़ा नुकसान ज्योतिरादित्य को हुआ था। चुनाव में सिंधिया की हार की ये एक अहम वजह रही थी और इस बार कांग्रेस ने ये सारी बिसात उपचुनाव में सिंधिया की सियासी जमीन खिसकाने के लिए बिछाई है। इन उपचुनावों में ज्योतिरादित्य सिंधिया के इलाके ग्वालियर चंबल में ही 16 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिनमें से बीजेपी ने सारे टिकट सिंधिया के साथ बीजेपी में आए लोगों को ही बांटे हैं। इन सभी के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया धुआंधार प्रचार भी कर रहे हैं। ऐसे नेताओं को धूल चटाने का काम भी मेरी जनता करती है। जानकारों का मानना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक भविष्य इस उपचुनाव पर टिका हुआ है। अब आपको मध्य प्रदेश विधानसभा का गणित भी समझा देते हैं। एमपी में कुल विधानसभा सीट हैं 230, बहुमत 116 पर और खाली हुई सीट हैं 28। क्योंकि वर्तमान विधायक 202 हैं, 25 विधायकों ने इस्तीफा दिया था और 3 विधायकों का निधन हुआ। कांग्रेस के पास हैं 88, बहुमत से 28 कम। बीजेपी के पास 107 विधायक हैं, यानी बहुमत से 9 विधायक दूर। निर्दलीय 4, बीएसपी 2 और एसपी का 1 विधायक है। ये उपचुनाव तय करेगा कि मध्य प्रदेश कौन से पटरी पर चलेगा। खबरों के मुताबिक केंद्र में कैबिनेट का विस्तार होना है।
और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मंत्री पद की आस लगाए बैठे हैं। लेकिन इस चुनाव में अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा या ज्यादा सीटें नहीं आई तो उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल भी खड़े हो सकते हैं। वहीं एमपी के उपचुनाव में कांग्रेस आक्रामक अंदाज में फ्रंट फुट पर खेल रही है। कुछ दिनों पहले खबरें ये भी आई थी कि आरएसएस के एक इंटरनल सर्वे में इस उपचुनाव में बीजेपी की हालत खराब बताई गई थी और ज्यादातर सीटों पर बीजेपी की हार दिख रही थी। इसकी एक बड़ी वजह यह भी बताई गई कि बीजेपी में कांग्रेस के मुकाबले असंतोष ज्यादा है, क्योंकि 25 सीटों पर बीजेपी को उन लोगों को उम्मीदवार बनाना पड़ रहा है जो पिछले दिनों कांग्रेस छोड़कर पार्टी में शामिल हुए हैं और प्रदेश के पुराने बीजेपी नेताओं को कांग्रेस से आए नेताओं का प्रचार करना पड़ रहा है। इसके अलावा कर्ज माफी भी बड़ा मुद्दा है। बीजेपी बार बार कमलनाथ पर आरोप लगा रही है कि कर्ज माफी का दावा तो किया लेकिन किसानों की कर्ज माफी हुई नहीं, जबकि पिछले महीने कमलनाथ ने इसका जवाब देते हुए वापस ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोल दिया था। कहेंगे कि कर्जा माफ नहीं हुआ, बात स्पष्ट है और मेरे पास इसकी पेन ड्राइव है। मैं सबको ये पेन ड्राइव देना चाहता हूँ। हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 26.5 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। ये किसानों से जुड़ा कृषि बिल भी ग्वालियर चंबल इलाके के उपचुनाव में बड़ा मुद्दा हो सकता है। दरअसल इस इलाके की 16 सीटें कृषि से प्रभावित हैं, यानी यहाँ के चुनाव को किसान वोटर सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। सिंधिया का संपत्ति विवाद नया नहीं है, नई है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी टाइमिंग। दरअसल जब मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हों तब कांग्रेस सिंधिया का संपत्ति विवाद उछालकर ये बताने की कोशिश कर रही है कि सिंधिया के कुर्ते में भी दाग कम नहीं है। अब देखना यह है कि कांग्रेस के इन आरोपों का जनता क्या जवाब देती है। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल।